हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पेपर हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हम सभी विषय के मॉडल पेपर आपको यहाँ पे 5 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के उपलब्ध कराएंगे। यदि आप 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अध्यापन कार्य करवाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पर हम उपलब्ध करवाएंगे। सभी पेपर जो होने वाले हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के परीक्षा पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान विषय के प्रथम मॉडल पेपर के बारे में। सामान्य दिशा निर्देश की यदि हम बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जो विकल्पात्मक प्रश्न होंगे, उनमें आपको प्रश्न पर क्लिक करना है। केवल एक बार जब आप प्रश्न पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन जो हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक बार प्रश्न पे क्लिक करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने प्रश्न पे क्लिक किया, आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पे अपने राइट आंसर पर क्लिक करना है। यदि आप राइट आंसर पे क्लिक करेंगे तो वह आपको ग्रीन बॉर्डर पे दिखाई देगा, आपको ग्रीन दिखाई देगा। यदि आप गलत उत्तर का चुनाव करेंगे तो आपको गलत के लिए आपने यदि प्रेस किया है तो रेड दिखाई देगा, और साथ में आपको उसका सही उत्तर भी वहां पे दिखाई देगा जो ग्रीन में दिखाई देगा। आगे यदि हम बात करें, जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे अति लघुतरात्मक होंगे। लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो होंगे ना, उन पे क्लिक करने पे आपको जो उत्तर है वो टाइपिंग स्टाइल में वहां पे दिखाई देंगे। आप अपनी तैयारी वहां से आराम से कर सकते हैं, अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्विज को। पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वह CaCO3। तो हम यहाँ पे राइट आंसर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने राइट आंसर पे क्लिक किया, पूरा जो बॉर्डर है इसका वो ग्रीन हो चुका है। दूसरे प्रश्न पे चलेंगे, लोह चूर्ण पर HCl डालने से क्या होता है? प्रश्न पे जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आपके ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बार आपको गलत उत्तर का चयन करके बता देता हूँ। मैं सेकंड ऑप्शन चयन करता हूँ जो कि गलत ऑप्शन है। आप देखेंगे गलत ऑप्शन का चयन करने पे मुझे यहाँ पे रेड पट्टी दिखाई दे रही है, और साथ में इसका जो सही उत्तर है वो ग्रीन पट्टी में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने सही और गलत उत्तर का अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं, जांच सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम बात करेंगे तो कैल्शियम पे हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? प्रश्न के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑप्शन ओपन होंगे। हमारे ऑप्शन है जिंक, पोटेशियम, गोल्ड या कॉपर। यहाँ हम पोटेशियम पे क्लिक करेंगे जो कि राइट आंसर रहने वाला है। पांचवें प्रश्न की बात करें, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें प्रश्न पे क्लिक करेंगे, 6 सह संयोजक आबंध होते हैं, 7 सह संयोजक आबंध, 4 सह संयोजक आबंध या 9 सह संयोजक आबंध? राइट आंसर होने वाला है हमारा 7 सह संयोजक आबंध। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, बेंजीन की संरचना है। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं। बेंजीन की संरचना के लिए आपके ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे है, बे ऑप्शन ये है, स ऑप्शन और द ऑप्शन। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको उसका चुनाव यहाँ पे करना होगा। उसके लिए आपको एक बार फिर से प्रश्न पे क्लिक करना है, आपके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे ABCD। आपको ए ऑप्शन का चुनाव करना है तो ए यहाँ पे सही है। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, परागकोश में होते हैं, ऑप्शन आपके बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सातवें प्रश्न की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा परागकण। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जी हाँ, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। प्लेजेमोडियम में होता है, लेशमानिया में, अमीबा में या यीस्ट में? तो इसका सही उत्तर होगा यीस्ट में। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने, हृदय स्पंदन के लिए, उपरोक्त सभी। तो जो मस्तिष्क होता है वो इन सभी कारकों के लिए उत्तरदायी होता है। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, रासायनिक समन्वय देखा जाता है पादप में, जंतु में, पादप व जंतु में या उपरोक्त सभी में? तो यहाँ पे पादप व जंतु दोनों में ही रासायनिक समन्वय देखा जाता है। 11वां प्रश्न, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है वह क्या रहती है? आपके ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 12, श्वेत प्रकाश में रंग वर्ण पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन 7, 4, 3, 8। तो सही उत्तर होगा हमारा 7।
प्रश्न नंबर 13, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है RIR²। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, प्रश्न पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएंगे, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। प्रश्न नंबर 15 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होने वाला है सभी बिंदुओं पर समान होता है। प्रश्न नंबर 16, चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। प्रश्न के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे ऑप्शन आएंगे, दाईं ओर होती है, बाईं ओर, कागज से बाईं ओर या कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो हम 4 ऑप्शन का चयन करेंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 17वें प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आपके ऑप्शन पहला है घास गेहूं तथा आम, दूसरा बकरी गाय हाथी, तीसरा घास बकरी मानव, चौथा है घास मछली बकरी। तो यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है घास बकरी तथा मानव। अब अंतिम प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे आप पार्ट 2 और पार्ट 3 करके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाए हुए हैं, 2 बटन दिखाए हुए हैं। सेकंड पार्ट पे जाने के लिए हमें पार्ट 2 पर क्लिक करना है। सेकंड पार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे 10th साइंस मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ये जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए प्रश्न पर आपको 2 बार टैप करना होगा अपने फिंगर से। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध जल के pH का मान कितना होता है? तो 2 बार हमें प्रश्न पे क्लिक करेंगे तो हमारा उत्तर जो है वो यहाँ पे शो करेगा। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, अम्ल व धातु अभिक्रिया करके लवण व रिक्त स्थान का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो अम्ल व धातु अभिक्रिया करके, अम्ल व जो धातु है वो अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का जो पूरा नाम है वो एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे, अनुवांशिकता के जनक, तो अनुवांशिकता के जनक है वो ग्रेगर जॉन मेडल है। प्रश्न नंबर 5, किसके जैसे प्राणी जो है वो अपना लिंग बदल लेते हैं? जो घोंगे जैसे प्राणी होते हैं ना वो अपना लिंग बदल लेते हैं। आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अब हमें यहाँ पे पार्ट 3 पर क्लिक करना है। अभी हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के लिए चलेंगे। प्रश्न नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्लिक करेंगे प्रश्न के ऊपर, जैसे क्लिक करेंगे हमारा उत्तर हमें सामने प्रदर्शित होगा। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ अर्थात एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। H+AQ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्लिक करेंगे, उत्तर हमारे सामने है। H+AQ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अधिक अम्लीय होता है और यह घटने पर विलयन कम अम्लीय अर्थात क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। प्रश्न नंबर 3, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो आप यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO के रूप में देख सकते हैं। मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम क्या है? तो मानव में लैंगिक हार्मोन के 2 हार्मोन मुख्यतः पाए जाते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। 5वें प्रश्न पे चलेंगे, आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसके उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग के लिए सलाह दी जाती है क्योंकि थायराइड ग्रंथि को थायरक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन नमक की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उसे गॉइटर नामक रोग भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे, मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाइए। तो यह चित्र आप XY गुणसूत्र दिखा करके लिंग निर्धारण दर्शा सकते हैं। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? प्राणियों में पीढ़ी दर चलने वाली पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को अनुवांशिकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे, लेंस व दर्पण का सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो किसी लेंस के द्वारा जो प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है और लेंस की जो क्षमता होती है इसे P से व्यक्त करते हैं।
आगे चलेंगे, लोहे को जंग से बचाने के लिए किन्हीं 2 तरीकों को बताइए। तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर तेल या ग्रीस लगाई जा सकती है या लोहे पर पेंट भी किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे को कहाँ से प्राप्त होती है। प्रश्न पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनके उत्तर जो हैं वो प्रदर्शित होने लगेंगे। आप स्क्रीन पर अपना उत्तर देख सकते हैं। तो देखिए, पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री प्रकाश सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं और जल की पूर्ति जो है ना वह जड़ों के माध्यम से मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से कर लेते हैं। विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि जो मिट्टी से प्राप्त कर लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से प्राप्त कर लिया जाता है। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 12 पे, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो पादप प्रवाह का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रवाह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। जड़ें जो होती है ना यह ऋणात्मक अनुवर्तन दर्शाती है। जब वृद्धि करता हुआ पादप प्रकाश से संसूचित करता है तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं प्रवाह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीन विस्तृत होकर प्रवाह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रवाह के प्रकाश से दूरी वाली दिशा साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। प्रश्न पे क्लिक करेंगे, उत्तर हमारे सामने है। विभिन्न जीवों की जो अभिकल्प आकार आकृति समान होने के कारण ये सदृश्य प्रतीत होते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर का जो अभिकल्प होता है ये समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट समान होना चाहिए। अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प और ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। जनक से जो संतति होती है वो पीढ़ी में आती है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन कैसी होगी, वो भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक के भिन्न अभिकल्प में भिन्नता होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के लक्षण और शारीरिक अभिकल्प समान बना रहे। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों के पश्चात अर्थात जो पीछे देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है, साइड मिरर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। आपने देखे होंगे बाइक वगैरह पे या फोर व्हीलर्स में जो पीछे के दृश्य देखने के लिए साइड मिरर होते हैं। दुकानों, एटीएम और गलियारों में लगाए जाते हैं ताकि अधिकतम क्षेत्र को कवर किया जा सके और किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे, जब वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है। प्रश्न पे क्लिक करेंगे, उत्तर हमारे सामने है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आपसे निवेदन रहेगा कि हमारी इस YouTube वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के पास में साझा करें। जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेंगे। हम और अधिक वीडियोज और मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देख लेते हैं। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो जो पश्चिमाभी पेशियां होती हैं वो स्खलन के कारण अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इससे हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं क्योंकि इससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 16 पर, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। प्रश्न पे क्लिक करेंगे, उत्तर हमारे सामने। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वह ऐसा करे तो यह अर्थ होगा कि जो प्रतिच्छेद बिंदु पर उनकी दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 हमें कह रहा है कि एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का चित्र हमें बनाना है। तो हमें सबसे ऊपर वहां पे मांसाहार को रखना है, फिर शाकाहारी को, उत्पादक को और सूर्य को, प्रकाश को। अगर हम कहें तो सबसे ऊपर आप यहाँ पे मांसाहारी को रखेंगे। सबसे ऊपर मांसाहारी, उसके बाद में हम यहाँ पे रखेंगे शाकाहारी, उसके बाद में उत्पादक और सबसे निम्न में सूर्य का प्रकाश। चलिए, हमारे 17 प्रश्न हम यहाँ तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हमें पार्ट 4 पर क्लिक करना है।
पार्ट 4 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2-3 प्रश्न जो हैं हमारे रिपीट हुए हैं, हम उन्हें यहाँ से कैंसिल करेंगे और यहाँ तक हम देख चुके थे, तो अब इससे नीचे वाले प्रश्न को हम देखेंगे। निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, प्रश्न पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको जो समीकरण दिखाई दे रही है, जो HNO3 वाली समीकरण आप देख रहे हैं, समीकरण को संतुलित करने के लिए सभी तत्वों की संख्या को समान करना होता है, जिससे अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 3 है, जबकि उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसलिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। अतः संतुलित समीकरण जो होगा वो 2HNO3 करके आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है, जिसके लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पादों के बाद धन चिन्ह अर्थात प्लस का लगा करके ऊर्जा ऊष्मा शब्द लिखा जाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ह्रास होता है, नुकसान होता है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का तापमान घट जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनके उत्पादों के बाद ऋण चिन्ह अर्थात माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, या तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा शब्द लिखा जाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस को ताप ऊष्मा देकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाना। प्रश्न नंबर 11 की हम बात करेंगे। नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों को समझाइए। प्रश्न पे क्लिक करेंगे, उत्तर हमारे सामने यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगा। नर जनन तंत्र की यदि हम बात करें तो जनन कोशिका शुक्राणु उत्पादित करने के लिए अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से जनन तंत्र बनाते हैं। मानव के नर जनन तंत्र में निम्न अंग होते हैं। पहले हम बात करेंगे वृषण की। मानव में जो वृषण होते हैं ये 2 पाए जाते हैं। इनका रंग गुलाबी होता है और आकृति इनकी अंडाकार होती है। दोनों वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण की नलिकाओं को शुक्रजनन नालिका कहते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहीं पे बनता है। अब हम बात करेंगे शुक्रवाहिनी की। शुक्रवाहिनी वृषण में उत्पादित शुक्राणुओं को मोचन शुक्रवाहिनियों के द्वारा होता है। प्रत्येक ओर से अधिवृषण से एक लंबी शुक्रवाहिनी निकलती है, जो उदर गुहा में आकर मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्र मार्ग यह शुक्राणुओं और मूत्र दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग है। यह आगे जाकर सेशन के शिखर पर मूत्रजनन छिद्र पर खुलता है। अब हम बात करेंगे सेशन की। पेशियों से निर्मित इस भाग में लंबा मूत्र मार्ग स्थित होता है, जो एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु वीर्य इसी मार्ग से होकर निकलते हैं। बात करेंगे शुक्राशय की, तो यह मूत्राशय के पश्च भाग एवं मलाशय के बीच स्थित होता है। यह तरल बनाता है, जिसमें शुक्राणु सक्रिय हो जाते हैं। यह तरल शुक्रवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि की, तो यह मूत्रमार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। यह एक क्षारीय स्राव छोड़ती है, जो कि मूत्र की अम्लता को उदासीनता करके शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। अंतिम प्रश्न पे चलेंगे। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों को समझाइए। आप इनके स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ये प्रश्न काफी उपयोगी होने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर। तो चलिए देख लेते हैं मादा जनन तंत्र के विभिन्न भाग। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय की। तो जो मादा होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनके अंडाशयों की संख्या 2 होती है, जिसकी आकृति बादाम के समान होती है। ये उदरगाह के वृक्क के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होती है। अंडाशयों में अंडजनन प्रक्रिया के द्वारा अंडे बनते हैं। अंडाशयों के द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रावण किया जाता है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। हम बात करेंगे अंडवाहिनी की। प्रत्येक अंडाशय के समीप एक पतली नली अंडवाहिनी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी के सामने वाला सिरा कीप आकार का होता है। यह अंडाशय से निकलने वाले अंडों को अपने में ले लेता है। अंडवाहिनी की भित्ति कुंचनशील व रोमयुक्त होती है। यह अंड
अंडा अंडवाहिनी के फैलोपियन भाग में आता है, जहां अंडे का निषेचन होता है। बात करेंगे गर्भाशय की, तो गर्भाशय एक मासल की रचना है जिसके ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता है। दोनों ओर अंडवाहिनियां गर्भाशय के चौड़े भाग में ऊपर की ओर खुलती है। निषेचित अंड गर्भाशय की भीतरी भित्ति में निर्मित सूक्ष्माणुओं में रोपित होती है तथा शिशु के जन्म तक भ्रूण का विकास इसी में होता है। बात करेंगे योनि की, तो योनि गर्भाशय का निचला भाग एक सक्रिय व लचीली मांसल नलिका में खुलता है जिसे योनि वेजिना कहते हैं। मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इसी नलिका में स्खलित होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मॉडल पेपर कैसे लगे, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नए मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ में हम एक बार फिर से इसी चैनल पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको आगामी मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप हमें अवश्य अवगत करवाना। तो मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।